नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल अपनी लेक्चर सीरीज में आपको आज डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट्स पढ़ाऊंगी। एन समानांतर रेखा छिद्रों द्वारा विवर्तन। यहाँ पर हमने ये समानांतर रेखा छिद्र लिए हैं जिसको हमने यहाँ चित्र में ABCD द्वारा दर्शाया है। ऐसे हमने n रेखा छिद्र माने हैं। अब हमें इन रेखा छिद्रों के ऊपर एक प्रकाश आपतित करा रहे हैं। ये हमने तरंगाग दिखाई है W'। ये एक समतल तरंगाग है। इस समतल तरंगाग से जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के बराबर है। अब जैसे ही प्रकाश इन रेखा छिद्रों पर आपतित होता है तो रेखा छिद्र का जो बिंदु है वो सेकेंडरी वेव्स के सोर्स के तरह काम करता है। That means each point of the parallel slit act as a source of secondary wavelet और ये तरंगाग आगे की तरफ बढ़ती है और इन n पैरेलल स्लिट्स से विवर्तित होती है। इन विवर्तित किरणों को लेंस के द्वारा फोकस कराया जाता है। ये हमने यहाँ पर पर्दा रखा है। हमें थीटा कोण पर विवर्तित हुई किरणों के लिए P बिंदु पर फोकस करती हुई किरणें मिल रही हैं। हमें P बिंदु के ऊपर परिणामी तीव्रता का मान निकालना है। यहाँ पर ये जो प्रत्येक रेखा छिद्र है, जैसे मैं इस रेखा छिद्र को लूं AB, इसकी चौड़ाई मैंने मानी है E के बराबर, स्मॉल e के बराबर इसकी चौड़ाई है। इसी प्रकार ये जो मेरे n रेखा छिद्र हैं, प्रत्येक की चौड़ाई मैंने E के बराबर मानी है और इनके बीच का ये जो अपारदर्शी भाग है उसकी चौड़ाई मेरे पास B के बराबर है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्रत्येक रेखा छिद्र के केंद्र में एक सोर्स है लाइट का। इन सोर्सेस को यहाँ पर जैसे इस चित्र में मैंने S1, S2, Sn द्वारा दर्शाया है और ये जो स्रोत है ये कला संबंध स्रोत की तरह काम करते हैं। तो मेरे पास दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी आ गई E प्लस B के बराबर। यहाँ पर E तो है अपने पास रेखा छिद्र की चौड़ाई और B उनके जो दो स्रोत हैं उनके बीच की दूरी हमारे पास आ गई स्मॉल b के बराबर। अब अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जब एकल स्लिट मानी थी और उससे विवर्तन की घटना को देखा था तो थीटा कोण पर जो विवर्तित तरंगे हैं उनके लिए आयाम का मान हमने ज्ञात किया था a थीटा बराबर a0 sin अल्फा अपॉन अल्फा। ये जो आयाम है दिस इज द एम्पलीट्यूड व्हेन वी हैव टेकन अ सिंगल slit and we have considered the amplitude of light waves which are diffracted at an angle theta. A theta equal to A0 sin alpha upon alpha. यहाँ पर एंगल अल्फा है पाई E sin theta upon lambda। तो ये मेरे पास एकल रेखा छिद्र द्वारा परिणामी आयाम का मान हमने निकाला था। अब यहाँ पर हमारे पास n पैरेलल स्लिट्स हैं। हमें प्रत्येक रेखा छिद्र से थीटा कोण पर विवर्तित हुई किरणों से आयाम का मान निकालना है। इसके लिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल रही हूँ। तो ये कोण मैं मान रही हूँ थीटा के बराबर। तो हमारे पास अगर मैं पास वाली दो स्लिट्स मानूं S1, S2 लूं
तो इनके बीच में पथांतर का मान हमारे पास आ जाएगा E प्लस बी साइन थीटा। तो हम कलांतर के मान को लिख सकते हैं, पथांतर तो हो गया E प्लस बी साइन थीटा और कलांतर कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा E प्लस बी साइन थीटा। यहाँ पर मैं मान लूं कि यह जो पास वाली दो रेखा छिद्रों से कलांतर है, इसको मैं 2 बीटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो 2 बीटा का मान आ गया 2 पाई बाय लैम्डा E प्लस बी साइन थीटा। तो बीटा का मान आ जाएगा पाई बाय लैम्डा E प्लस बी साइन थीटा। ये तो आया है पास वाले दो रेखा छिद्रों से कलांतर का मान। मुझे P बिंदु के ऊपर परिणामी आयाम का मान निकालना है। मैं उस आयाम को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रही हूं। अब हमारे पास जो P बिंदु के ऊपर आयाम आ रहा है वो आएगा N, हमारे पास कला संबंध स्रोत है जिनको हमने S1 S2 द्वारा दर्शाया है और हमें पता है कि कला संबंध स्रोतों से जो तरंगे निकलती हैं अगर वो एक ही दिशा में गति करती हैं तो अध्यारोपण करती हुई उनमें व्यतिकरण का प्रभाव होता है। तो हम परिणामी आयाम का निर्धारण व्यतिकरण की घटना के अनुसार करेंगे। There will be interference between the light waves which are emitted from n number of sources. These sources are coherent sources, hence a phenomena of interference is possible. And the amplitude of each wave is a theta and the amplitude has a phase difference between the consecutive waves is 2 beta. तो अपन परिणामी आयाम के मान को निकाल सकते हैं। हमें पता है प्रत्येक तरंग का आयाम अपने पास a थीटा के बराबर है और पास वाली दो तरंगों के मध्य कलांतर 2 बीटा से लगातार बढ़ रहा है। तो परिणामी आयाम लिखे R बराबर a थीटा 1 प्लस a e रेज़ टू पावर आयोटा 2 बीटा और ये लगातार 2 बीटा से बढ़ रहा है। तो मेरे पास अगली तरंग का आयाम आ जाएगा ए ई रेज़ टू पावर जे 4 बीटा के बराबर। इसी प्रकार से आगे। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है और ज्योमेट्रिकल सीरीज का सॉल्यूशन हमें पता है तो अपन इसको लिख सकते हैं ए थीटा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर जे 2n बीटा अपॉन 1 माइनस जे ई रेज़ टू पावर जे 2 बीटा। इसको मैं सॉल्व कर लूं तो ये r का मान हल होके आ जाएगा ए थीटा साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा। तो हमने P बिंदु के ऊपर परिणामी आयाम का मान निकाल लिया। आयाम पता है तो अपन तीव्रता निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर कर लें। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं 1 मान रही हूं। तो I का मान परिणामी तीव्रता का मान आ जाएगा ए थीटा का मान रख दूं। मान रखने पर तीव्रता का मान आ गया I बराबर I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा होल स्क्वायर। इस इक्वेशन से अपन देख सकते हैं कि पहला जो कंपोनेंट है वो अपने पास एक सिंगल स्लिट के विवर्तन के कारण तीव्रता का मान आ रहा है और दूसरा जो कंपोनेंट मतलब बीटा वाला जो कंपोनेंट है ये n सोर्सेस से इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण आ रहा है। तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं जिनके कारण P बिंदु के ऊपर परिणामी तीव्रता आ रही है। तो अब अपन अलग अलग इन दो कंपोनेंट्स का डिपेंडेंस देखेंगे इंटेंसिटी के ऊपर। तो मेरे पास पहला कंपोनेंट है एक सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन के कारण और ये कंपोनेंट है I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा का मान है
पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा। मैक्सिमा के लिए, मुख्य उच्चिष्ट के लिए जब थीटा 0 है तो अपन पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि अल्फा का मान 0 के बराबर होगा। तो यहां से इस कंपोनेंट के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी I0 के बराबर। और अपने पिछले लेक्चर्स में अपन सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन भी निकाल चुके हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है E साइन थीटा बराबर 2m + 1 लैम्डा बाय 2। तो इंटेंसिटी आ जाएगी 4I0 2m + 1 होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ऐसे ही मिनिमा की स्थिति, निम्निष्ट की स्थिति निकाल ले। निम्निष्ट की स्थिति के लिए E साइन थीटा बराबर ± m लैम्डा। यहाँ पर m इंटीजर है। ये मेरे पास मिनिमा की कंडीशन आ गई। यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा के लिए देखूं, m बराबर 1 रख दूं तो E साइन थीटा कितना आ गया, लैम्डा। और साइन थीटा को मैं अप्रोक्सीमेट कर दूं फॉर थीटा टू बी स्मॉल, थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन E के बराबर। तो ये मेरे पास पहला जो मैक्सिमा है उसके अर्धकोणीय विस्तार को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ एंगुलर width of the first central maxima is equal to lambda by E। तो ये तो अपन ने देखा है जब प्रभाव हम देख रहे हैं एक सिंगल स्लिट के डिफ्रैक्शन का। अब हमें इंटरफेरेंस टर्म जो कि है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, इसका इंटेंसिटी पे किस तरह से इफेक्ट आता है, किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा आता है और ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां मिनिमा आएगा, उसकी कंडीशन हमें निकालनी है। तो ये निकालने के लिए फैक्टर है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो पहले मैं मैक्सिमा की कंडीशन निकाल रही हूं। मुख्य उच्चिष्ट हम निकाल रहे हैं। मुख्य उच्चिष्ट के लिए हम देख सकते हैं कि साइन बीटा का मान 0 के बराबर होगा। तो 0 कब होगा साइन बीटा, जब बीटा बराबर n पाई के बराबर होगा। पर अगर मैं साइन बीटा को 0 रख दूं तो साइन बीटा बराबर 0 रखते ही मेरे पास ये साइन n बीटा अपॉन साइन बीटा, ये अनिर्धारित स्थिति आ जाती है। इनडिटरमिनेट क्वांटिटी मेरे पास आ जाती है। तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूं बीटा टेंडिंग टू एन बीटा, लिमिटिंग कंडीशन लगा दें। डिफरेंशियल करना पड़ता है लिमिटिंग कंडीशन निकालने के लिए। d अपॉन डी बीटा साइन एन बीटा डिवाइडेड बाय d बाय डी बीटा साइन बीटा। डिफरेंशियल आ जाएगा, लिमिटिंग कंडीशन रख दें तो ये आ जाएगा ±n के बराबर। तो बीटा बराबर ±n पाई पे तीव्रता का मान अधिकतम होगा और तीव्रता का मान आएगा बराबर I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर n स्क्वायर के बराबर। ये कंडीशन मेरी प्रिंसिपल मैक्सिमा को बीटा बराबर n पाई कॉरस्पॉन्ड कर रही है। अब हम मिनिमा की कंडीशन निकालेंगे। मिनिमा की कंडीशन के लिए साइन n बीटा 0 है पर साइन बीटा 0 नहीं होगा। तो मिनिमा के लिए n बीटा साइन n बीटा इक्वल टू 0, मतलब n बीटा मस्ट बी इक्वल टू ± p पाई। यहाँ पर p मेरे पास 0 n 2n स्मॉल n कैपिटल N के बराबर है। तो मैं यहाँ पर ये कंडीशन आ गई मेरे पास मिनिमा के लिए। मैं हमारी इन दोनों मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को कंपेयर कर रही हूँ। ये तो है मैक्सिमा की स्थिति जहाँ पर है E + B बराबर n लैम्डा, और मिनिमा की स्थिति है E + B बराबर p लैम्डा अपॉन कैपिटल N। तो यहाँ मैं p बराबर 0 रख दूं तो मैक्सिमा आएगा, और p बराबर स्मॉल n रख दूं
तो मेरे पास P बराबर कैपिटल N रख दूं तो कैपिटल N और कैपिटल N कट जाएगा, तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी? मैक्सिमा की। तो मतलब P इक्वल टू 0 और P इक्वल टू कैपिटल N के बीच में ये मैक्सिमा है, 0 और कैपिटल N मैक्सिमा है, और इसके बीच में P बराबर 1 से N-1 तक मिनिमा आएंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? दो मैक्सिमा के बीच में मेरे पास N-1 मिनिमा आएंगे। अब मैं मान लूं कि थीटा एंगल के ऊपर मैक्सिमा बन रहा है, nth मैक्सिमा मेरा बन रहा है। तो ये क्या आ गया? कंडीशन मैक्सिमा की, E प्लस बी साइन थीटा बराबर n लेमडा, स्मॉल n लेमडा। इसका अगला जो आएगा मिनिमा आएगा, nn प्लस 1, ये कंडीशन रख दो, मिनिमा की कंडीशन लगा दो, nn प्लस माइनस 1 अपॉन कैपिटल N लेमडा। अब मैं मान लूं कि जो हमारा कोण है, जहां निकटतम निम्निष्ठ बन रहा है डेल्टा थीटा, वो अल्प है, तो साइन डेल्टा थीटा को मैं डेल थीटा रख सकती हूँ। साइन ए प्लस बी की फॉर्म से इसको हम अपन खोल लें और हल कर लें तो डेल थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये डेल थीटा क्या आएगा अपने पास? फर्स्ट जो मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है, उसकी अर्ध कोणीय चौड़ाई के बराबर आएगा, जिसका कि मान अपन निकाल रहे हैं यहाँ से कैपिटल N अपॉन लैम्डा अपॉन कैपिटल N E प्लस बी कॉस थीटा। तो अपन ने बीच का जो मैक्सिमा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, मिनिमा की कंडीशन निकाल ली। अब अगले जो मैक्सिमाज आएंगे, जिनको कि हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, उनकी कंडीशन हमें निकालनी है। अपन ने देखा है कि दो मैक्सिमा के बीच में N-1 मिनिमा होंगे। अब अगर N-1 मिनिमा है तो मैक्सिमा कितने होने चाहिए? N-2। N-2 जो मैक्सिमा आ रहे हैं, इनको हम द्वितीयक उच्चिष्ट कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा हैं। हमें पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन के लिए फर्स्ट डिफरेंशियल 0 के बराबर आएगा। तो मैं मेरी तीव्रता का फर्स्ट डिफरेंशियल निकाल रही हूँ, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा बीटा निकाल रही हूँ और उसको 0 के बराबर रख रही हूँ। तो डिफरेंशिएट कर दें, डेल बाय डेल बीटा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। डिफरेंशियल करके इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा n tan बीटा बराबर tan n बीटा। अब इस समीकरण को हल करने के लिए मैं इसको एक समकोण त्रिभुज द्वारा दर्शा रही हूँ। समकोण त्रिभुज के अंदर आधार मैं 1 के बराबर लूं और इसका जो परपेंडिकुलर है वो n tan बीटा लूं और कोण का मान जो हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर रही हूं, कोण का मान ले n बीटा के बराबर। तो यहां से tan n बीटा मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? n tan बीटा के बराबर। हाइपोटेन्यूज हम यहां से निकाल लें, 1 प्लस n स्क्वायर tan बीटा के बराबर आ जाएगा। इंटेंसिटी के अंदर जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ मैं इस त्रिभुज के अंदर साइन स्क्वायर n बीटा का मान निकाल रही हूँ। साइन स्क्वायर n बीटा क्या आ जाएगा? n स्क्वायर tan बीटा अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर n बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा आ गया n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर बीटा। ये मेरे पास कंडीशन आ रही है सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो मेरे पास सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन की इंटेंसिटी इस फैक्टर के प्रोपोर्शनेट आ रही है। इसको मैं
कंपेयर कर रही हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन से। फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन हमने निकाली थी इंटेंसिटी के लिए I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन के लिए फैक्टर है n स्क्वायर, और अपन इन दोनों को कंपेयर करें तो अपन देख सकते हैं कि n का मान जैसे जैसे ज्यादा अधिक होगा तो हमारे पास जो सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जो मेन मैक्सिमा हमें दिखेगा वो सिर्फ मुख्य उच्चिष्ट हमें दिखाई देगा। अपन इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो ये मेरे पास फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा है, ये प्रथम कोटि का मुख्य उच्चिष्ट है, और ये बीच में हमने द्वितीयक उच्चिष्ट बनाए हैं। तो दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में मेरे पास n-1 तो मिनिमा आएंगे और n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा हमारे पास आएंगे। तो ये हमारे पास जब हम n पैरेलल स्लिट्स काम में ले रहे हैं तो उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो आ रहा है उसकी इंटेंसिटी किस तरह से आएगी ये अपन ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।